नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये कहानी है आज से 94 वर्ष पहले की, यानी कि 14 दिसंबर 1931 की। बंगाल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में भारी भीड़ मौजूद थी। भारतीयों के मन में जिज्ञासा थी और गोरों के मन में आक्रोश। भारतीयों के मन में जिज्ञासा इस बात की कि क्या वो सुन रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं क्या वो सच है, और गोरों के मन में आक्रोश क्योंकि उन्हें पता था कि जो लोग सुन रहे हैं वही सच है। पुलिस के सामने दो युवतियां बैठी थी, एक की उम्र 14 वर्ष और एक की उम्र महज 15 वर्ष। कुछ घंटों पहले इन दो युवतियों ने एक अंग्रेज डीएम की उसी के घर में घुस के, उसी के सामने खड़े होके, आंखों में आंखें डाल के उसके शरीर को गोलियों के बौछार से भर दिया था, लहूलुहान कर दिया था। कोई रिमोर्स नहीं, भागने की कोई कोशिश नहीं। लोगों के मन में सवाल यह था कि क्या ये लड़कियां यहाँ पे आके आप कोई पॉलिटिकल गेम खेलेंगी और अपने जुर्म को कबूल नहीं करेंगी? क्या ये सवालों का जवाब नहीं देंगी? पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लड़कियों से जब सवाल किया गया तो इमीडिएटली उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया और ये कहा कि हमने इस अंग्रेज डीएम का वध किया है भगत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए। आपके इतिहास के पन्ने बड़े इंटरेस्टिंग हैं भारत के, जहां पे आपको बड़ा चढ़ा के ये बताया गया कि मुगल कितने शानदार थे, ब्रिटिशर्स कितने सिविलाइज्ड थे, और किस तरीके से जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार किए, हमारे देश के पुरुषों के साथ ऐसी बर्बरता दिखाई जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती, उनके बारे में आपने अपने इतिहास के पन्नों में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी कितना महान इंसान था। पर आपके इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम भी है जो शायद आपने कभी सुने नहीं है, ऐसी कहानियां जिनसे आप परिचित नहीं हो, ऐसे लोग जिनके नाम आपने भूले भटके भी कहीं पे पढ़े नहीं होंगे। ये वीडियो उन नामों से आपको परिचित कराने के लिए है। ये वीडियो उन दो महिलाओं को, उन दो युवतियों को समर्पित है जिन्होंने कम उम्र में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा करने से घबराते। इस वीडियो में मैं आपको उन दो लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा जिनके बारे में यह कहना सही रहेगा, द टू गर्ल्स हु अवेंज्ड भगत सिंह। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये दो युवतियां कौन थी और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था भारत की स्वतंत्रता की मूवमेंट में। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। इस कहानी को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। बंगाल के चिटगांव के इलाके में, जो कि इस समय बांग्लादेश में पड़ता है, वहां के कोमिला तालुका में एक 12 वर्ष की छात्रा थी जिसका नाम था सुनीति चौधरी। उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी, पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट। वो अक्सर ये देखती थी कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा सिविलियंस को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें रैंडमली उठा लिया जाता है, फिर मार पीट के लहूलुहान करके उन्हें सड़क पे छोड़ दिया जाता है। पहला नाम याद रखना, सुनीति चौधरी। सुनीति चौधरी से 1 वर्ष सीनियर थी जिसका नाम था शांति घोष। शांति घोष ने उसी साल छात्री संघ का संगठन किया था, एस्टैब्लिश किया था उसे। उसका मकसद बेसिकली ये था कि किस तरीके से लड़कियां भी इस फ्रीडम की जो फाइट चल रही थी हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उसमें किस तरीके से लड़कियां भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। इस नाम को भी याद रखना, शांति घोष को, जो कि 1 साल बड़ी थी सुनीति चौधरी से। शांति घोष की एक और सीनियर थी जो कि उनसे करीबन 1.5 से 2 वर्ष बड़ी थी। उनका नाम था प्रफुल्ल नंदनी ब्रह्मा। वो उनके संपर्क में थी, और प्रफुल्ल नंदनी ब्रह्मा जो है वो जुगांतर पार्टी की सदस्य थी। जुगांतर पार्टी क्या थी वो भी नाम आप लोगों में से काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। जुगांतर पार्टी बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि हथियारों के दम पर अंग्रेजों को मजबूर करना चाहती थी भारत छोड़ने के लिए। बिल्कुल उसी मॉड्यूल पे काम करते थे जिस मॉड्यूल पे भगत सिंह काम किया करते थे। और नंदनी ब्रह्मा संघ की सभी लड़कियों को लाठी चलाना, चाकू चलाना, बंदूक चलाना, इन सब की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए वहां पे संगठन को संभाल रही थी। वहां पे बेसिक ट्रेनिंग इनकी करवाई जाती थी लड़कियों की। बेसिकली सेल्फ डिफेंस की क्लासेस वहां पे दी जाती थी। अब शांति और सुनीति हथियारों की ट्रेनिंग तो ले ही रही थी, साथ साथ उन्होंने किताब और साहित्य की तरफ भी अपना मुंह जो है वहां पे भी मुंह मोड़ा उन्होंने। वो अक्सर उन किताबों को पढ़ती थी, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने की कोशिश किया करती थी जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जान पाते थे, क्योंकि इन किताबों के ऊपर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर चूंकि जुगांतर सोसाइटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे हर तरीके का मटेरियल अवेलेबल होता था और हर तरीके के मटेरियल को पढ़ने की परमिशन होती थी। तो यहाँ पे सुनीति और शांति का दोनों का इंटरेस्ट लिटरेचर के साथ साथ डिफेंस स्किल
सीखने पे भी लगा हुआ था। वो हथियार चलाना भी सीख रही थी और साहित्य भी पढ़ रही थी। सुनीति को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था बम बनाने में एक्सपर्ट उलास्कर दत्त के बारे में जानने में। अब आप लोगों को उलास्कर दत्त का नाम नहीं पता होगा। उलास्कर दत्त प्रेसिडेंसी कॉलेज में केमिस्ट्री के छात्र हुआ करते थे, पर एक बार एक प्रोफेसर ने बंगालियों की वहाँ पे भर्त्सना कर दी थी, तो उनके साथ थोड़ी हाथापाई सी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब आप कहोगे कि उलास्कर दत्त ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था, तो आपको मैं याद दिला दूं 1908 का बात, एक कॉन्वर्सेशन। 1908 में मुजफ्फरपुर में मानिक टोला बम कांड हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और अरविंदो घोष को अरेस्ट किया गया था। जो बम फेंके गए थे वो उलास्कर दत्त ने ही बनाए थे। इन बॉम्ब्स को बनाने के लिए उलास्कर दत्त को 12 साल की काला पानी की सजा होती है और उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। और सुनीति जो है और शांति दोनों ही जो है उलास्कर दत्त से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। उनका जो मटेरियल था, उनकी जो विचारधारा थी, उसको वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने लगी थी। जुगांतर पार्टी का काम करने का एक तरीका था। मर्द जो है हमले करते थे और उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते थे। महिलाओं का काम ज़्यादातर था हथियार सप्लाई करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें छुपाना, उन्हें पैसे पहुंचाना, लॉजिस्टिकली उनकी मदद करना, इन सब कामों में। पर प्रफुल्ल नंदिनी ब्रह्मा, सुनीति चौधरी और शांति घोष, ये तीनों चाहती थी कि लड़कियां एक्शन ज़्यादा करें, यानी फील्ड में भी जाएं, मिशंस के ऊपर जाएं और लड़कों की तरह ही मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन करें। तो इन्होंने इस बात के बारे में लीडरशिप से बात करी और लीडरशिप से ये कहा कि अगर हम एक्शन नहीं कर सकते, अगर हम फील्ड में नहीं जा सकते, तो इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। बात में पॉइंट था, पर क्या इस बात को सुना जाता? आखिरकार अंडरग्राउंड सीनियर लीडर वीरेंद्र भट्टाचार्य ने इन तीनों लड़कियों का सीक्रेट इंटरव्यू लिया और इन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी। त्रिपुरा छात्र संघ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उन दिनों अखिल चंद्र नंदी। इन्होंने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। अब सुबह सुबह ये निकलती थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी, ये जाती थी वहाँ पे शहर की आबादी से दूर मेनमती पहाड़ी पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और धीरे धीरे ये उसमें पारंगत होने लगी थी। लेकिन पारंगत होने के पहले भी एक प्रॉब्लम आई थी। जो नंदी साहब थे उन्हें ये डर था कि क्या लड़कियां बंदूक का जो पुशबैक होता है उसको हैंडल कर पाएंगी, पर उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। जब इनके हाथ में बंदूक पकड़ाई गई तो सुनीति की जो उंगली होती है, जो ट्रिगर पे लगती है, वो ट्रिगर तक भी नहीं पहुंची थी। ये इतनी छोटी थी, उसकी उंगलियां इतनी छोटी थी। तो ट्रिगर पे पहुंचने के लिए उसे इस उंगली की बजाय अपने मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे, आई एम नॉट शोइंग माय मिडिल फिंगर। ये कोशिश थी सुनीति की ताकि वो बंदूक चला सके। एक इनोवेटिव तरीका, पर डेडिकेटेड तरीका। इसी दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उन पर हत्या का आरोप, कोर्ट में बम फेंकने का आरोप, फांसी पर लटकाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए और उन्हें इवेंचुअली फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह ने लेकिन फांसी पर चढ़ते हुए ये कहा था कि असल क्रांतिकारी सेना जो है वो भारत के गांव और कारखानों में है। इन्हीं गांवों में, इन्हीं कारखानों में सुनीति और शांति जैसे लोग थे, और वो करने वाले थे ये लोग जो और कोई करने की सोच भी नहीं रहा था। 6 मई 1931 को त्रिपुरा जिला छात्री संघ के एनुअल फंक्शन में सुभाष चंद्र बोस वहां पे सम्मिलित होते हैं। लड़कियों की परेड की नेतृत्व जो है वो सुनीति कर रही थी। सुनीति को हथियार चलाने वाली लड़कियों की कमान संभाल दी गई थी। उसे बेसिकली लीडर बना दिया गया था, और जो जितना भी असला था, बारूद था, बंदूक था, शस्त्राग्रह जो था बेसिकली, उसकी चाबी भी उसे सौंप दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को देखकर सुनीति काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो उनसे मिलना चाहती थी। उनसे मिलने के बाद उसने उनसे ऑटोग्राफ मांगा। सुभाष चंद्र बोस ऑटोग्राफ देने ही वाले थे कि सुनीति ने उनसे एक सवाल किया कि स्वतंत्रता की इस जंग में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें जवाब दिया कि आपको पर्दे के पीछे छुप के नहीं, फील्ड में जाके एक्शन करना चाहिए। इस बात को सुनकर सुनीति काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और जब उन्होंने वो ऑटोग्राफ देखा जो सुभाष चंद्र ने उसके नाम पे लिखा था, उनके नाम पे लिखा था, तो उन्होंने ये पाया कि सुभाष चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है कि हे मातृशक्ति, अपने सम्मान के लिए और देश के सम्मान के लिए शस्त्र उठाओ। ये वो शब्द थे जिन्होंने सुनीति की जिंदगी को इमीडिएटली बदल दिया। 6 मार्च 1930 को चार्ल्स जॉफ्री बकलिन स्टीवन नाम के अंग्रेज अफसर को त्रिपुरा जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। जो कुमाली था वो वहीं का एक सब डिवीजन था। इसी दौरान में 12 मार्च 1930 को पूरे देश में मोहनदास करमचंद गांधी का नमक सत्याग्रह शुरू हो गया, और 4 मई को मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।
सरकार ने पूरे देश में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी करनी शुरू करी। स्टीवन जो था वो एक बहुत ही ज्यादा बार्बरिक इंसान था। उसने अपने सैनिकों को पूरी आज़ादी दे रखी थी कि तुम्हें जिस तरीके से इन फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करना है वो करो। ऐसा कहा जाता है कि सोल्जर्स को बोल के परमिशन दी गई थी कि इफ यू वांट टू रेप इंडियन वुमन डू इट। यहां तक कि स्टीवंस के ऊपर खुद के ऊपर महिलाओं का रेप करने के एलिगेशंस लगे हुए थे। अपनी सुरक्षा के नाम पर उसने ऑफिस आना जाना छोड़ दिया था। लोगों के मन में आक्रोश बहुत ज्यादा था और वो इस चीज को पहचान चुका था, इसीलिए सिर्फ अपने घर से ही काम किया करता था। महिलाओं के ऊपर शारीरिक शोषण के एलिगेशन उसके ऊपर एक बार ही नहीं काफी बार लगे। जुगांतर पार्टी के काफी लोग उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे, उसे मौत के घाट उतारना चाहते थे, पर कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने गहरे सिक्योरिटी के अंदर जो बंदा मौजूद है उस तक कैसे पहुंचा जाए। फिर ये 14 वर्ष की और 15 वर्ष की लड़की अपना हाथ उठाती है और कहती है कि इस कार्य को हम पूरा करेंगे। लोगों ने पहले हंसी ठिठोली करी, उन्हें लगा कि ये बच्चियां मजाक कर रही है, पर इन बच्चियों के चेहरे पे जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, उसे देखकर वो ये समझ गए कि अब ये अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाली। 14 दिसंबर 1931 को डीएम के घर के बाहर एक बैलगाड़ी रुकती है। उस बैलगाड़ी से 2 छोटी युवतियां नीचे उतरती हैं, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, स्कूल ड्रेस में। दरवाजे पर जाती हैं तो सिक्योरिटी गार्ड इन्हें ज़्यादा भाव नहीं देते। वो देखती हैं कि स्कूल की बच्चियां हैं और ये कहती हैं कि हमें डीएम साहब के सिग्नेचर चाहिए क्योंकि हम अपने स्कूल में स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इनसे एक परमिशन स्लिप के ऊपर इनका सिग्नेचर चाहिए। चूंकि बच्चियां थी, स्कूल ड्रेस पहना हुआ था, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं और उन्हें लेकर वो अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर पहुंची तो स्टीवंस उस समय अपने सब डिविजनल ऑफिसर नेपाल सेन के साथ एक मीटिंग में व्यस्त थे। एक अर्दली एक स्लिप लेके अंदर जाता है और उन्हें कहता है कि 2 बाहर छात्राएं आई हुई हैं जो आपसे कुछ परमिशन स्लिप के ऊपर सिग्नेचर करवाना चाहती हैं। पर्ची पढ़कर दोनों बाहर आते हैं। स्टीवंस और नेपाल सेन दोनों के दोनों बाहर आते हैं। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये दोनों छात्राएं किस इरादे से यहाँ पर आई। ये दोनों ने शॉल शरीर पे ओढ़ी हुई थी और पिस्तौल जैसी कोई भी चीज़ कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो इस बात का कोई शक हो ही नहीं सकता था कि ये दोनों की दोनों युवतियां जो यहाँ आई हैं वो इनका कत्ल करने के लिए आई हैं। उस डीएम को देख के दोनों उसे एड्रेस करती हैं, योर मैजेस्टी कह के पुकारती हैं। वो बंदा और थोड़ा खुश हो जाता है और उन्हें परमिशन दे देता है कि तुम्हें परमिशन ग्रांटेड। तो ये कहती है कि आपको ये चीज़ हमें लिखित में देनी होगी। वो रिक्वेस्ट करती है, वो अंदर जाता है और परमिशन स्लिप पे साइन करके जब वो बाहर आता है तो नेपाल सेन अंदर रह जाता है और स्टीवंस अकेला बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तब तक शॉल उतर चुकी थी और लड़कियों के चेहरों का भाव बदल चुका था। जिन चेहरों पे पहले हंसी थी, कोमलता थी, बचपना था, उन चेहरों के ऊपर अचानक से कठोरता, गुस्सा, तनाव और दृढ़ संकल्प साफ तौर पे नजर आ रहा था। दोनों ने अपनी बंदूक स्टीवंस के सामने तानी और गोलियां चलानी शुरू करी। पहली गोली सुनीति ने चलाई थी। गोलियां चलाई जाती है और इमीडिएटली स्टीवंस वहीं पे गिर के अपने दम तोड़ देता है। ये दोनों के दोनों युवतियां वहां से भागने की कोशिश नहीं करती, वो वहीं पे खड़ी रहती हैं और जब सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, इन्हें दबोचते हैं, गिरफ्तार करते हैं, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करती। दे सरेंडर बिकॉज दे हैड अचीव्ड व्हाट दे केम फॉर। इस बात में ऑब्वियसली किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये 2 लड़कियां एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरेस्ट होने के बाद इन पर टॉर्चर किया जाएगा, पर ये उसकी भी तैयारी कर चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान पे ये अपने उंगलियों के ऊपर सुई से प्रहार किया करती थी, चुभोया करती थी, ताकि वो दर्द को झेलने की शक्ति उनके अंदर आ सके। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अरेस्ट होने के बाद ना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे, ना ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी इंसान का नाम पुलिस वालों के सामने या सरकार के सामने या कोर्ट के सामने किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या उनको किसी का नाम बताएंगे। पूरे बंगाल में इनकी फोटो के साथ पैम्फलेट छप चुके थे। चारों ओर इनका डंका बज रहा था। लोग इन्हें वीरांगना कहकर पुकार रहे थे और उनके पोस्टर्स के साथ बांग्ला में लिखा हुआ था, ध्वस्त कर देने की ज्वाला मेरे सीने में धधक रही है। फाइल नंबर 223/19 कोर्ट में केस फाइल हो चुका था। राष्ट्रगान गाते हुए, थिरकते हुए, मुस्कुराते हुए दोनों की दोनों कोर्ट आती हैं। आईबी की रिपोर्ट में दर्ज यह है कि शांति और सुनीति हत्या करने के बाद शांत थी, गंभीर थी, निर्भीक थी, किसी भी तरीके से डरी हुई नहीं थी। और जब इन्हें बैठने के लिए कोर्ट में कुर्सी नहीं दी गई तो इन्होंने 9 दिन तक केस चला था, ट्रायल सिर्फ 9 दिन तक। 9 दिन तक इन्होंने जज की तरफ पीठ करके खड़ी रही है, दर्शकों की तरफ जो दूसरी तरफ डायरेक्शन होती है उस तरफ मुंह करके खड़ी थी, जज को पीठ दिखा के 9 दिन तक खड़े होके ट्रायल में सब कुछ सुना, उनके बारे में जो कहा गया, जो बताया गया,
लगा बुझा के जो और बढ़ चढ़ के चीज़ें कही गई उन सबको सुना और फिर इवेंचुअली केस का ट्रायल 9 दिन बाद ख़त्म होता है। चूंकि दोनों की दोनों नाबालिग थी इसलिए इन्हें मौत की सज़ा नहीं दी गई और इस बात का एक्चुअली में इन्हें अफसोस था। चूंकि पहली गोली सुनीति ने चलाई थी तो उन्हें जेल की 3rd क्लास कैटेगरी में रखा गया। 3rd क्लास जेल जो होती है जहाँ पे चोर उचक्के रहा करते थे। शांति घोष जो है उन्होंने दूसरी गोली चलाई थी तो उन्हें उस कोठरी में रखा गया जहाँ की क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जनरली रखा जाता था। साल 1939 में 1939 में कांग्रेस की राज्य सरकार ने राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिहा ना करने का जो माहौल चल रहा था उसके विरोध में रिजाइन कर दिया और इस चक्कर में 7 साल की कैद के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि अंग्रेज थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो जो भी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे या कुछ जो चुनिंदा फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको फ्रीडम फाइटर्स जो लोग नहीं थे उनको भी फ्रीडम फाइटर्स बोल के डाल दिया जाता था ताकि कोई अगर एक पैम्फलेट भी निकाल रहा है तो वो कार्य भी उसे ना करने दिया जाए। एनीवेज इसी दौरान में इन दोनों को भी जेल से रिहाई मिल जाती है। दोनों के इस कदम का खामियाजा लेकिन परिवारों को उठाना पड़ा। दोनों के पिता की पेंशन रोक दी गई। सुनीति के दोनों भाइयों को उठा के बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। बड़े भाई को जेल में ही रखा गया, छोटे भाई को कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। कोई नौकरी वोकरी थी नहीं तो वो ठेला लगा के सब्जियों वगैरह बेचने का काम किया करते थे। कुछ दिनों में लेकिन बीमारी से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। दोनों ने जेल से निकलने के बाद रिवॉल्वर का दामन छोड़ दिया। शांति ने बंगाली वुमेन्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी करी और कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता बन गई। आज़ादी के बाद वो कांग्रेस में आ गई और 1952 से लेकर 1968 तक पश्चिम बंगाल की विधानसभा में चुनकर जाती रही। सुनीति डॉक्टर बनी थी। उन्हें भी विधायक बनने का ऑफर मिला था पर उन्होंने कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपना क्लिनिक चलाती थी और अपने परिवार का, अपने माता पिता का ख्याल रखती थी। वो जीवन भर लेडी माँ के नाम से जानेगी। सुनीति चौधरी को लोग लेडी माँ के नाम से जानते थे। दोनों की उम्र में 1 ही वर्ष का अंतर था और इनकी मौत भी 1 वर्ष के अंतराल पे ही हुई। 1988 में सुनीति और 1989 में शांति घोष इस दुनिया को अलविदा कह देती है। ये इनकी जिंदगी इस छोटे से वीडियो में। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इस वीडियो में ऑब्वियसली कोई हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई बहुत ज़्यादा शोषा करने की कोशिश नहीं करी है। सिर्फ सिंपल तरीके से आपको इन नामों से परिचित कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो। एक वो समय था जब हमारी वीरांगना ऐसी हुआ करती थी और आज एक समय है जहाँ पे हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता दिखाई दे रही है। आप किन तरह के नामों को फॉलो करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ और डिपेंड करती है आपके ऊपर और वो है इस वीडियो को शेयर करना। मुझे पता है ये बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियो नहीं है और आप लोगों को बॉलीवुड का कंटेंट ज़्यादा शेयर करने में मज़ा आता है, बट फॉर सम रीज़न आई कीप मेकिंग सच कंटेंट बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे वीडियोस बनाते रहना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेड मेंबर बने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक नॉमिनल अमाउंट है जो मंथली सपोर्ट करता है हमें ऐसे ही वीडियोज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए और ऐसे ही कहानियों को इतिहास के पन्नों से उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो इफ़ यू डू दैट इट्स हेल्पफुल, इफ़ नॉट आई एम स्टिल ग्लैड दैट यू आर हियर। बट आई होप अपना कमेंट डाल के आप ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे और इतिहास के कौन से पन्नों के बारे में आप और जानना चाहते हैं। अगर कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट के रूप में वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।